जब पूरी दुनिया में एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, जब थे हमारे भारत में 2 बड़े विश्वविद्यालय। वर्तमान पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय और बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय। आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा। यह विश्वविद्यालय सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के एजुकेशन का एकमात्र सोर्स थे। आज हम बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जहाँ पर 2000 करीब टीचर थे और 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को 2000 टीचर पढ़ाते थे। यहाँ पर 90 लाख से ज़्यादा किताबें थीं और शिक्षा का बहुत बड़ा भंडार नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ करता था। यहाँ पर एडमिशन लेना बहुत ही कठिन था, क्योंकि यहाँ पर बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ही एक स्टूडेंट से इतना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिया करते थे कि कई स्टूडेंट्स को तो वहाँ से ही बाहर जाना पड़ता था। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एक परीक्षा हुआ करती थी, जो कि बहुत ही टफ थी और कम से कम लगभग 20 से 30% बच्चे ही इसमें एडमिशन ले पाते थे। और अगर किसी का इसमें एक बार एडमिशन हो गया तो उसमें रहना खाना सब कुछ निःशुल्क था। इस विश्वविद्यालय लगभग 11वीं सदी तक यह विश्वविद्यालय अच्छी तरह से फलता और फूलता रहा, लेकिन 12वीं सदी में आया एक क्रूर राजा, जिसने भारत के ज्ञान करने को, भारत का इतना विशाल ज्ञान खत्म करने का सोचा। उससे यह बात बची नहीं कि भारत में इतना ज्ञान आखिर हो कैसे सकता है। वह 200 सैनिकों के साथ भारत के नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करने आया और कई हजारों लोगों को उसने मार डाला और नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद करीब 90 लाख पुस्तकों को और सारा यूनिवर्सिटी को जलाने का प्रयास किया। सब कुछ जला दिया उसने, सारी यूनिवर्सिटी को जला दिया। यह आग इतनी भयानक थी, करीब 3 महीने तक वहाँ की पुस्तकें जलती रहीं और 3 महीने तक आग वहाँ पर जलती रही। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में गुप्त शासन काल के दौरान हुई थी। इस विश्वविद्यालय को पहले तो बौद्ध मठ के रूप में तैयार किया गया था, जहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को दिया जाता था, पर बाद में चलकर इस मठ को एक विश्वविद्यालय के रूप में तैयार कर दिया गया। इस विश्वविद्यालय में करीब 2000 टीचर हुआ करते थे, जो कि 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। इस विश्वविद्यालय में वेद, रामायण और अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा से लेकर करीब 20 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम को देना पड़ता था, जिसमें लगभग 20 से 30% ही स्टूडेंट्स पास हो पाते थे। इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए कई स्टूडेंट आते थे, जिनसे बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड इतने टफ क्वेश्चंस पूछ लिया करते थे कि कई छात्रों को तो वहाँ से भी बाहर जाना पड़ता था। करीब 200 गाँव की आय इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए आती थी और कई बड़े राजा इस विश्वविद्यालय को दान दिया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र सिर्फ इंडियन ही नहीं थे, बल्कि तिब्बत, कोरिया, चीन और नेपाल, भूटान, श्रीलंका और न जाने कितने देशों के विद्यार्थी आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय हुआ करता था, जिसका नाम था धर्मगुरु। यह पुस्तकालय 9 मंजिलों की इमारत पे बना हुआ था, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था: रत्नरंजक, रत्नदधि और रत्नसागर। इस पुस्तकालय में करीब 90 लाख पुस्तकों को रखा गया था। कई सारे वेद रखे गए थे, ग्रंथों को रखा गया था, कई सारी पवित्र पांडुलिपियां वहाँ पर रखी हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के टीचर्स काफ़ी विद्वान हुआ करते थे, जिनमें चंद्रपाल, धर्मपाल, शीलभद्र, गुणवती, स्थिरमती आदि हुआ करते थे। जीरो के आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट भी एक समय पर इस यूनिवर्सिटी के कुलपति हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास अपने चरम पर था। इस विश्वविद्यालय को कई शासकों द्वारा अपना संरक्षण मिल रहा था और कई गांवों द्वारा इस विश्वविद्यालय को आय आती थी। कई प्रोफेसर्स इसमें अपने शोध कर रहे थे, पर 12वीं शताब्दी में तुर्की का शासक बख्तियार खिलजी भारत आता है और उत्तर भारत में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शासित प्रदेशों पर कब्जा कर लेता है और हजारों बौद्ध भिक्षुकों को वहाँ पर मार देता है। पर एक समय था जब वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था और उसके हकीमों का इलाज उस पर नहीं लगा। काफ़ी प्रयास किए उसके हकीमों ने कि उसको ठीक कर दें, पर एक भी उनको स्वस्थ नहीं कर पाया। बख्तियार खिलजी को उनके ही लोगों द्वारा एक सलाह दी जाती है कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रोफेसर राहुल श्रीभद्र से उपचार कराकर देख सकते हैं।
राहुल श्रीभद्र को बुलवाया गया और वह इसके लिए मान भी गए। राहुल श्रीभद्र आते हैं बख्तियार खिलजी का उपचार करने के लिए। इससे पहले उपचार करते बख्तियार खिलजी अपनी 2 शर्तों को उनके सामने रखते हैं कि मैं हिंदुस्तानी दवाइयों का सेवन नहीं करूँगा और अगर तुम मुझे स्वस्थ करने में असमर्थ रहे तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। राहुल श्रीभद्र इसके लिए मान जाते हैं और बख्तियार खिलजी के पास अगले दिन आते हैं कुरान लेकर। वे बोलते हैं कि आप हर रोज इसका एक एक पन्ना पढ़िए, 10 दिनों तक आप स्वस्थ हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी 10 दिनों बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है और इसको यह बात लगती नहीं है कि हिंदुस्तान में इतना ज्ञान कैसे हो सकता है, हिंदुस्तान के विद्वान इतने ज़्यादा ज्ञानी हो कैसे सकते हैं। वैसे हुआ ये था कि राहुल श्रीभद्र ने अपनी दवाइयों को कुरान के पन्नों पर लगा दिया था। जब बख्तियार खिलजी उनको पढ़ता था तो वह हाथ लगाता था और उसमें थूक के साथ साथ पन्ने को पलटता था, जिससे दवाइयाँ का सेवन करते जाता था। बख्तियार खिलजी को यह बात रास नहीं आई कि हिंदुस्तान में इतना ज्ञान कैसे हो सकता है, मैं सारा ज्ञान को खत्म कर दूंगा। यह फैसला लिया बख्तियार खिलजी ने और बख्तियार खिलजी पहुंच जाता है 200 सैनिकों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के पास। सबसे पहले वह ज्ञान को तबाह करना चाहता था, इसलिए वहां पर आग लगाई जाती है वहां के पुस्तकालय पर और लगभग 90 लाख बुकों में आग लगाई जाती है और पूरे विश्वविद्यालय को लगभग सभी को मार दिया जाता है, क्योंकि वह जानता था कि यह विद्वान को अगर नहीं मारा गया तो विद्वान से किसी दूसरे विद्वान तक यह ज्ञान पहुंच सकता है। तो वह हजारों और लोगों को मरवा देता है और यह आग लगवाई जो उसने नालंदा विश्वविद्यालय में थी वह इतनी भयानक थी। करीब 3 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय में आग जलती रही और तबाह हो गया भारत का उस समय का ज्ञान। उस समय भारत में लगभग 90 लाख किताबें मौजूद थी। इतने सारे भारत में विद्वान थे जिनके पास ज्ञान का भंडार था, उनको भी मरवा दिया गया। कुछ विद्वान हुआ करते थे जो कि कपड़ों में छुपाकर कुछ पांडुलिपियों को लेकर किसी दूसरे देश में भाग गए और बख्तियार खिलजी जो कि सिर्फ ईर्ष्या के कारण भारत का सारा ज्ञान खत्म कर दिया।